मोनिका ग्रोवर और मैं हूं मुकेश कुमार। आज जवाब तो चाहिए में चर्चा करेंगे राजधानी दिल्ली के उस मुद्दे पर जो कभी नहीं भूला जा सकता है, लेकिन हमेशा की तरह दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है। यह विवाद और कोई नहीं बल्कि दिल्ली में सीएए और एनआरसी को लेकर भड़के दंगों का है। लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और कह दिया है कि दिल्ली दंगों को बीजेपी ने ही कराया है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगाया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या विकास के दूसरे मुद्दों पर लड़ा जा सकता था, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने शाहीन बाग के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ये बात भूल गए हैं कि एक उन्हीं की पार्टी थी जो हमेशा से विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रही थी। 16 अगस्त को बीजेपी दिल्ली शाहीन बाग के संयोजक शहजाद अली समेत कई मुस्लिम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई है। जी, आम आदमी पार्टी ने तो इस बार हद ही पार कर दी है। दिल्ली दंगों को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक एंगल दिया है। इतना ही नहीं, इस बार तो आप नेता सौरभ भारद्वाज सीधे बीजेपी को शाहीन बाग दंगों का स्क्रिप्ट राइटर बता दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बीजेपी का हाथ था। दिल्ली दंगों पर आपकी गंदी राजनीति। शाहीन बाग धरने पर आप वर्सेस बीजेपी। मुस्लिमों के बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ? दिल्ली दंगों पर अब क्यों तू मैं? आपकी वोट बैंक वाली राजनीति जग जाहिर। संघी साहब केजरीवाल के विरोध में मुस्लिम। सीएए और एनआरसी को ढाल बनाकर दिल्ली को आग में झोंका केंद्र था शाहीन बाग, जहां कड़कड़ाती ठंड में हजारों औरतों ने विरोध प्रदर्शन किया। बसी बसाई दिल्ली राख होने के बाद एक बार फिर बस ही रही थी। किसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार दोबारा दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन को सुर्खियों में ला दिया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि बीजेपी ने इस विरोध प्रदर्शन की पटकथा लिखी थी और वही इसकी रणनीतिकार भी थी। अब एक बार शुरुआत से पूरे मुद्दे को जरा समझे। दरअसल 16 अगस्त को बीजेपी दिल्ली ने बताया था कि शहजाद अली, डॉक्टर मेहरीन, तबस्सुम हुसैन सहित बड़ी संख्या में शाहीन बाग के मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बस इतना ही सुनना था कि आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो गया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक के बाद एक आरोप मढ़ दिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के हर कदम की पटकथा लिखी। उन्होंने ही तय किया कि कौन क्या कहेगा, कौन किस पर हमला करेगा और कौन किस पर पलटवार करेगा। सारी बातें पहले से सुनियोजित थी। भारद्वाज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। वे रोज सुबह आ जाते, आराम करते थे, खाते पीते थे और शाम को घर लौट जाते थे। असल में आपने इस आंदोलन को चुनाव से जोड़ दिया है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या विकास के दूसरे मुद्दों पर लड़ा जा सकता था, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने शाहीन बाग के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन शायद भारद्वाज भूल गए कि उनकी पार्टी हमेशा से शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रही है। आपको ये भी याद दिला दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार ट्वीट कर कहा था कि वो शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं।
हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को तुरंत डिलीट भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने आपका दोहरा चेहरा बेनकाब कर दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि अब जब भ्रम मिट रहा है और मुस्लिम भाई बहन बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बांटना बंद कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है और धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि असल में आम आदमी पार्टी को दिक्कत इस बात से हो रही है कि उनकी वोट बैंक वाली राजनीति का तमाशा अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपके नेताओं को तकलीफ इस बात से है कि मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है, जबकि आज तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई थी। इसी वजह से वो बौखलाए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनोखी राजनीति से पर्दा उठ गया है, जिसका असर है कि जिन आरोपों के लिए उन्हें संघी सांप का नाम दिया था, वो अब सच हो रहा है। मुस्लिम समुदाय भी केजरीवाल के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। शहजाद अली, जो कि दिल्ली दंगों के एक तरह से पुरोधा थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने से एक बार फिर से शाहीन बाग सुर्खियों में आ गया है और आम आदमी पार्टी को इस समय बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि शहजाद अली बीजेपी पर शामिल हो गए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने कई आरोप भी बीजेपी पर एक के बाद एक मर दिए हैं। उस पर चर्चा करेंगे, हम तमाम अहम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी, साथ ही हमारे साथ फैज अहमद फैज जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम में आगे चलकर हमारे साथ विमल किशोर जी भी जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन फिलहाल अनिल जी और फैज अहमद फैज जी, आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है जी। और चर्चा की शुरुआत मोनिका हम अनिल अग्रवाल जी से करेंगे, राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के हैं। अग्रवाल जी, सबसे पहला आपका सवाल हमारा है कि जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिस नारे के साथ बीजेपी चलती है, लेकिन ये विश्वास वाला नारा जो है, जो बाद में दिया गया, बाद में ऐड किया गया था, इस नारे को लेकर के जो विपक्षी पार्टी है आपकी, खासतौर पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो यकीन नहीं करती कि सबका विश्वास जीतने के लिए बीजेपी काम करती है। अब जिस तरीके से शाहीन बाग के सह संयोजक को बीजेपी में शामिल कराया गया है, उसके बाद से सवाल उठने लगे हैं और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूरा स्क्रिप्ट जो शाहीन बाग का था वो बीजेपी ने लिखी थी और ये जो पूरा दंगा हुआ उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ रहा है। क्या जवाब है आपका? नहीं, देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी की पुरानी फितरत रही है कि कुछ भी आरोप लगाओ और बाद में उस आरोप के प्रति चुप हो जाओ। आम आदमी पार्टी को आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उसका जो वोट बैंक है, जिसको उसने भ्रमित किया था हमारे मुसलमान भाइयों को, उनको हकीकत समझ में आने लगी है। और जब उन्होंने जिस मुद्दे पे उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके ऊपर जब उन्होंने अध्ययन किया, उनको सारा लिटरेचर दिया गया, तो उनके ये बात समझ में आई कि इस बिल में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का कोई भी अहित नहीं है और ये तो उनके किसी भी प्रकार से उनको प्रभावित नहीं करता है। तो उनको ये लगा कि जो हम लोग को दूसरे नेता वोट बैंक की तरह यूज करते रहे हैं, हम इस दुष्चक्र, सबके विश्वास को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं और सभी भाइयों बहनों को हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। और हम लोगों ने कई मौकों पे ये स्पष्ट किया है, मुस्लिम भाई बहन हमारे लिए देश के उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति और नागरिक हैं जितना देश का कोई अन्य नागरिक। हम किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है अनिल जी, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो बीजेपी को वोट करती है या बीजेपी को समर्थन करती है बीजेपी का? क्योंकि अब तक जो चुनाव के नतीजे रहे हैं उसमें तो कहीं से भी ये दिखता नहीं है कि मुस्लिम वोटर, आपने इसके चुनाव के पहले भी बहुत सारे मुस्लिम आपके साथ जुड़े थे, बीजेपी में आए थे, शामिल हुए थे, लेकिन उसका वोट बैंक पे या रिजल्ट में कोई परिणाम नहीं आया, कोई वोट आपका बढ़ा नहीं, सीट आपकी बढ़ी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है और ये गलत फहमी है। मुसलमान भाइयों का, बहनों का भारतीय जनता पार्टी को काफी वोट मिला है
और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो 300 सीटों से अधिक मिली, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमान भाई बहनों का हम लोगों को समर्थन न हो। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में मुसलमान भाइयों बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और उनका बड़ा स्पष्ट है कि आज तक सब लोगों ने हमें यूज किया है, हमारा भला किसी ने ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर मिले हैं, उसमें मुझे लगता है लगभग 50% मुस्लिम भाई बहन हैं और उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जो लोग बेचारे छप्पर में रहते थे, कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल अग्रवाल जी, हमारे साथ फैज अहमद साहब जुड़े हुए हैं। फैज साहब भी जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं। फैज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बात को भी सुन रहे हैं। आपसे सहमत है या नहीं सहमत है, मैं जानना चाहूँगा। फैज साहब, आप अगर सुन रहे हैं अनिल अग्रवाल जी को, तो क्या उन्होंने जो बात कही है, क्या आप सहमत है? क्या सही में जो मुस्लिम है वो बीजेपी की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी में विश्वास उनका बढ़ रहा है? मैं आपके चैनल के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो पूरी तरह से सत्य साबित हो गई है कि भाजपा और भगवा ब्रिगेड के लोग जो जामिया मिल्ला इस्लामिया और शाहीन बाग को आतंकवादियों का अड्डा बता रहे थे, ये उनको आईना दिखाने वाली बात है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि भाजपा यहां से चुनाव लड़ती है और उसको भी अच्छे खासे लोग वोट देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर कोई ना आतंक का अड्डा था, ना किसी तरह का जो है असंवैधानिक और शरारती तत्व की बस्ती है, बल्कि भाजपा ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इस धरने को 100 दिन तक चलाया। तो फैज साहब, आपका कहना यह है कि जो बीजेपी के वोटर होते हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं, असामाजिक नहीं होते हैं, देश प्रेमी होते हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। आपने तो यही कहा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी बराबर ये कहते रहे हैं कि वहां पर असंवैधानिक लोगों का। आपकी पार्टी से क्या मतलब है? आपकी पार्टी से क्या मतलब है आपका? आपकी पार्टी से क्या? आपकी पार्टी से मतलब भारतीय जनता पार्टी। आपकी, ये मेरी पार्टी है, आपकी पार्टी है, ये तो मैं तो सदस्य नहीं हूं ना। आप शायद अग्रवाल जी को कह रहे हैं। मैं अग्रवाल जी को ही कह रहा हूं जी। मैं उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता बराबर। अग्रवाल जी, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। एक मिनट मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद में फिर आप जो है अनिल अग्रवाल जी को मौका दीजिएगा प्लीज। मेरे कहने का मतलब ये था कि अमित शाह चुनाव के दौरान बाकायदे वो खुद और उनकी पार्टी के नेता यहाँ के धरने को, यहाँ के प्रोटेस्ट को कोसते रहे और उसको बजाय खत्म करने के 100 दिन तक खींचा ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो राजनीतिक लाभ उठा मतलब सके। आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को भुनाया, और आप भी इस बात से सहमत हैं जो आपके प्रवक्ता ने आज बयान दिया, सौरभ भारद्वाज ने, कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था? मेरे प्रवक्ता नहीं है भारद्वाज जी, मेरे प्रवक्ता नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का जो नुमाइंदा नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने। आपके प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपके प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ये तो उनका नाम ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो आपको संबोधित किया जा रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी को। मैं समझ गया। अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए कि ये शाहीन बाग और जामिया मिल्ला इस्लामिया का जो प्रोटेस्ट चला तकरीबन 100 दिन तक, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्होंने बाकायदे मुश्तरका तौर पर इस धरने को बाकायदे 100 दिन तक खींचा ताकि ये विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठा सकें। अनिल जी, जवाब दीजिए। नहीं, मैं अपने भाई को बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है और हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, विनाश की राजनीति नहीं करते। और जहां तक शाहीन बाग का और उसके आसपास के इलाके का प्रश्न है, कुछ लोग तो थे जिन्होंने वहां पे असामाजिक तत्वों के साथ मिलके इस प्रकार का माहौल बनाया। मैं किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष को
इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं, न ही पार्टी मानती है। लेकिन कुछ लोग तो थे जिन्होंने इस प्रकार की अनिल जी ये सवाल तो बनता है ना अनिल जी। लोग दंगा कराने के दोषी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, किसी पार्टी में नहीं है, उनके किसी भी पार्टी में आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई लेकिन होगी। शहजाद और अली जहां तक- लगातार सीएए का विरोध कर रहे थे, वही शहजाद अली अब बीजेपी में है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और तमाम लोग और तमाम पार्टी कंफ्यूज है इस समय और सवाल उठा रही है, जो कि लाजमी सी बात भी है। क्योंकि शहजाद में अभी तक सीए पे अपना समर्थन है कि नहीं, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं आपको यही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, शहजाद अली जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि सीएए के मुद्दे पे उनको दिग्भ्रमित किया गया और पूरे देश के मुसलमानों को दिग्भ्रमित किया गया। जब उन्होंने इसको विस्तृत रूप से पढ़ा तो उनकी ये समझ में आया कि इसमें कुछ भी भारतीय मुसलमानों के विरोध में नहीं है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में जब जाना चाहे जा सकता है। उन्होंने हमारी विचारधारा को माना है, उस विचारधारा से प्रभावित मतलब यानी कि अब वो फेवर में है। एक चीज फैज साहब क्या आप सीए के ड्राफ्ट को आपने पूरा पढ़ा है? पहले मैं अनिल अग्रवाल जी की इस बात का जवाब दे दूं कि शहजाद अली नाम की इस चुड़िया को यहाँ कोई नहीं जानता है। ये एक भाजपा का मोहरा है जिसको इस्तेमाल करके वो यहाँ के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का शहजाद अली सह संयोजक था शाहीन बाग प्रोटेस्ट का, ये ऑफिशियल है। हिंदुस्तान की तमाम आवाम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरी तरह से सीए और एनआरसी के विरोध में खड़ा है और वो संविधान का सहारा लेकर इसका विरोध करता रहेगा। आप फैज साहब आप इसके विरोध में क्यों है? आपने ड्राफ्ट पढ़ा है पूरा? बिल्कुल पढ़ा है। क्यों, कौन सी बात ऐसी लगी आपको जो जिसका विरोध आप कर रहे हैं? कौन सी बात ऐसी है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप सिर्फ मुसलमानों को तो ये बात कहना चाहते हैं कि यहाँ वो मुसलमान दूसरे देश के हैं, वो हमारे देश के मुसलमान नहीं हैं। वो पाकिस्तान के मुसलमान की बात हो रही है, बांग्लादेश के मुसलमान की बात हो रही है, जिनको धर्म के नाम पे दूसरा देश जो है वो दे दिया गया। उनको जो विदेशों से आने वाला गैर मुस्लिम है, आप उसको नागरिकता देंगे? क्योंकि उनके नाम से कोई देश नहीं है, उनके नाम से कोई देश नहीं है। जो बंटवारा हुआ था वो बंटवारा तो धर्म के नाम पे हुआ था ना, तो वो अपने देश में है, वो अपना देश छोड़ के कोई पाकिस्तान का मुसलमान भारत क्यों आएगा? आप बताइए, बांग्लादेश का मुसलमान कोई भारत क्यों आएगा? तो आप इस बात को रखना क्यों नहीं चाहते हैं उसमें? आपको फैज अहमद फैज जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विमल किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास ही लौट कर आएंगे। आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगा। लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विमल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि आपके नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो शाहीन बाग का पूरा जो स्क्रिप्ट है वो बीजेपी ने लिखा था, जिसका कि विरोध हो रहा है। खासतौर पे फैज साहब तो कर ही रहे हैं, और भी जो दूसरे मुस्लिम हैं वो विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसमें सारे मुस्लिम लोग थे, वो अभी भी उसके विरोधी हैं, बीजेपी के भी विरोधी हैं, सीएए और एनआरसी के भी विरोधी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ये कैसे कह दिया कि हम सारे मुसलमान जो है वो बीजेपी के समर्थक हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई मुसलमान कोई हिंदू किसी एक पार्टी का समर्थक नहीं होता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी एक कम्युनिटी किसी भी पार्टी की समर्थक नहीं होती, ठीक है जी। बाकी रहे एनआरसी और सीएए के, बीजेपी का एक मूल एजेंडा है कि लोगों को मूल मुद्दों से भटकाओ और लोगों में हिंदू हित की पार्टी दिखाकर हिंदू के वोट हत्याओ। इसके अलावा बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। एनआरसी सीएए से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप देखिए, नागरिक संशोधन जो कानून है उसमें इन्होंने क्या किया, ये दिखाने की कोशिश की है हम तो हिंदू हितैषी हैं। हम जितने भी हिंदू पीड़ित हैं, चाहे वो बंगाल, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, या फिर तो हिंदू हितैषी दिखाने में बुराई क्या है? इनके जो उत्पीड़ित आपको विमल जी रोकेंगे आपको अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे।
लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले विमल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो आइए हमारी चर्चा का सीधे रुख करते हैं। विमल जी, आपके पास ही आना चाहेंगे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि जो बीजेपी का एजेंडा है वो सीधा सीधा एजेंडा है कि लोगों को मेन मुद्दों से भटकाना, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार और जो भी शहर में देश में आर्थिक मंदी, उन मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी का एक एजेंडा है कि लोगों को हिंदू हित की पार्टी दिखाकर, हिंदू हितैषी दिखाकर हिंदू वोट हथियाना, लोगों को लाइन में खड़े करना, चाहे वो एनआरसी के नाम पे हो, सीए के नाम पे हो, नोटबंदी के नाम पे हो, लाइनों में ही खड़े होंगे ना लोग अपने अपने कागज लेके, और क्या होना है। विमल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि देश की जनता बेवकूफ है? पूरे गांव बह जाते हैं। विमल किशोर जी, क्या आपको लगता है देश की जनता बेवकूफ है? विमल जी सुन लीजिए। विमल जी, क्या आपको लगता है? सीए की बात करें हम, सीए क्या है? सीए में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न लोगों को, उनमें कौन कौन है सुनने वाले, विशेष बात सुनने की है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, ठीक है ना। अब विमल जी आप अगर वोट बैंक की बात कर रहे हैं, विमल जी, देखो हिंदू वोट जो जहाँ भी, फैज अहमद जी आएंगे आपके पास, एक मिनट का समय दीजिए। विमल जी सुन भी लीजिए, आप शुरू ही हो गए टेप रिकॉर्डर की तरह, रुकिए। किसी को भी नागरिकता कानून बनाने की जरूरत नहीं, किसी को भी भारत सरकार नागरिकता देना जो दे दे। आवाज मिल पा रही है विमल जी? ठीक है विमल जी, ये बात आपने बहुत बार कह चुके हैं आप, और इसका जवाब भी मिल चुका है। मेरे ख्याल से अभी अग्रवाल जी हमारे साथ, अनिल अग्रवाल जी हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल जी पहले आपके पास आएंगे। अनिल जी दीजिए जवाब, क्या देना चाहते हैं? भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, सीएए में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं के अलावा सिख, ईसाई, उन सब धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए भी वही प्राविधान है जो हिंदुओं के लिए है। तो ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं और वहाँ पे बाकायदा जो मुसलमानों की स्थिति है, तो इसलिए उनको यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है। पाकिस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान में आने की क्या जरूरत है? वो तो मुसलमान है और स्वेच्छा से वहां गया है। यही स्थिति अफगानिस्तान और बांग्लादेश की है। तो मैं अपने दोनों विद्वान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि पहले सीए के पूरे ड्राफ्ट को पढ़ें और तब इसके बारे में बोलें। आज दिक्कत यही है कि अधिकांश मुस्लिम भाइयों को, जैसा कि दूसरे दलों के लोगों ने उनको समझा दिया, वो वैसा ही बोल रहे हैं। उन्होंने उसको पूरी तरह देखा नहीं है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के किसी भी प्रकार से अहित में नहीं है। वो बिल्कुल फैज साहब से इसी मुद्दे पे फैज साहब से बात हो रही। फैज साहब, आप इसी मुद्दे पे बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए क्या जवाब आपका? आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन से ऐसी बिंदु है जिस पे आपको आपत्ति है इस सीएए जो अमेंडमेंट कानून है सिटीजनशिप? अग्रवाल के सवाल मालूम करना चाहता हूँ जी। ऐसे सवाल है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का अगर मुसलमान वहां प्रताड़ित है तो वो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? बोलिए अग्रवाल साहब। पाकिस्तान में मुसलमान क्यों प्रताड़ित होगा? उसने स्वेच्छा से चुना है। प्रताड़ित होगा नहीं, इसका जवाब फैज साहब ये है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान जो मुस्लिम कंट्री है, फैज साहब इसका जवाब ये है, फैज साहब पूरी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं भी प्रताड़ित होगा तो क्या भारत अपने दरवाजे खोल देगा उसके लिए? ये कोई धर्मशाला तो नहीं खोल के रखा है ना भारत ने। आप मुस्लिम देश है ना, भारत से पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग हुआ था ना, तो मुस्लिम आबादी चली गई वहां पे। जो इक्के दुक्के जो जिनको चाहिए सिटीजनशिप उनको मिल भी रहा है। मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या, ये तो आप पाकिस्तान को कहिए ना, जब पाकिस्तान भी इस तरीके का कानून लाए कि अगर हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को
प्रताड़ित किया दूसरी जाता बात- है तो दूसरी पाकिस्तान बात- अपने यहाँ बुला ले एक उसे। मिनट, क्योंकि एक पाकिस्तान मिनट, में एक मिनट, हिंदू प्रताड़ित किए एक- जाते हैं, भारत में एक मिनट हिंदुस्तान मेरी में बात मुस्लिम पूरी होने नहीं। दीजिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने जी। दीजिए। दूसरा सवाल मेरा अनिल अग्रवाल जी से ये है, वो बहुत ही मेरे लिए सम्मानित हैं, सांसद हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ये मालूम करना चाहता हूं उनसे कि शहजाद अली नाम का ये जो भी आदमी है, इसने भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा में शामिल हो गया, हमें किसी को कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो अनुराग ठक्कर और प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जैसे शरारती तत्व के खिलाफ क्या कार्रवाई कराएंगे। उनके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की है? जिस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाला है, अपने भाजपा के नेताओं को उन्होंने क्यों अपने यहाँ स्वागत किया, उनको क्यों दंडित नहीं किया, उन पर क्यों मुकदमे नहीं चलाए? उस पे जांच हुई ना, जांच दिल्ली पुलिस ने जांच किया, जांच के बाद से कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। अब पुलिस की कार्रवाई तो हुई थी उनपे, जांच में कुछ नहीं निकला, आपके हमारे कहने से कार्रवाई थोड़ी हो जाएगी। अग्रवाल जी, अरे एक बात सुन लीजिए अनिल अग्रवाल जी, एक बात सुन लीजिए, वीडियो फुटेज मौजूद है, पूरा हिंदुस्तान गवाह है, पूरी दुनिया का मीडिया गवाह है, आप कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि 8 जुलाई को एक स्पेशल पुलिस कमिश्नर की एडवाइजरी लीक हो गई, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा, उसने बाकायदे कहा है कि भाजपा से जुड़े हुए नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई ना की जाए। इसका क्या मतलब होता है? अनिल जी जवाब दीजिए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा था, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा था कि देश के गद्दारों को जूते मारो, गोली मारो। हिंदुस्तान का आप पूरा उनका नारा बोलिए अनिल अग्रवाल जी, पूरा नारा बोलिए। जैसे आप नागरिक हैं, जैसा कोई, उन्होंने जो भी कहा गद्दारों के लिए क्या किसी गद्दार की फूलमाला से स्वागत किया जाएगा? उन्होंने तो वो कौन से गद्दार थे? वो कौन से गद्दार थे? मैं गद्दार नहीं मानता हूँ, और अगर कोई गद्दार है तो उसके खिलाफ वही होना चाहिए। तो वो गद्दार, वो उन गद्दारों के वीडियो फुटेज मौजूद है। कौन है वो कौन है? आप किनको कह रहे हैं? जो गद्दार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा स्पष्ट आप है। नाम हुई तो क्यों लीजिए। नहीं? हुई क्यों नहीं? कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति मुसलमान रहे हैं, वो देश के उतने ही बड़े देश प्रेमी हैं। आप मेरे सवाल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है ही नहीं, मुसलमान राष्ट्रपति रहा या मंत्रालय में मंत्री रहे, ये आपका कोई एहसान नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी पद पर जा सकते हैं, कोई भी पद अपनी मेहनत और ईमानदारी से हासिल कर सकते हैं। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अधिकार और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए, तो ना करें क्या? इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मेरे दिल्ली ख्याल के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वंदे मातरम पर हाथ नहीं उठाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बिमल क्या किशोर जी, आपका सवाल मैं समझा नहीं, जरा दोबारा दोहराइए। आप बात कर रहे हैं अगर पद की, संविधान की, इन सब चीजों की, तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना हाथ नहीं उठाते हैं वंदे मातरम पर। कर्तव्य की जब बात होती है, जब संविधान में आपके अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं। जो कर्तव्य है वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना भी हमारा कर्तव्य है। ये सवाल आपको अरविंद केजरीवाल जी से करना चाहिए। मैं ये बिमल किशोर जी से जानना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से हैं बिमल किशोर मैं जी। आपको बता दूं, पहले भी मेरी बात है, मैं आपको बता दूं, आप अरविंद केजरीवाल की आंदोलन से लेकर अब तक की सभी, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, आपने कभी अरविंद केजरीवाल की स्पीच देखी है? कभी अन्ना आंदोलन से लेकर 15 तारीख की बात कीजिए, यही तो है बिमल जी, अभी लेटेस्ट 15 तारीख की बात कीजिए। अरविंद केजरीवाल को मुद्दा ना बनाइए। अरविंद जो बात मुद्दे की चल रही है ना, क्यों मुद्दा ना बनाए? काम यही है कि लोगों क्यों को मुद्दा ना बनाए? आपकी पार्टी ही है जो कह रही है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अच्छा विमल जी एक बात बताइए, अच्छा विमल जी एक मिनट, एक बात बताइए, अगर शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर आम आदमी पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कौन कह रहा है मिर्ची लग रही है? क्यों? आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाया, चुनावों के लिए मुद्दा बनाया। और उन्होंने अगर मान लो मुसलमानों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ते लड़ते आप बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए तो गलत है ना। आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। क्यों? आपको
बीजेपी क्या, है ना? बीजेपी में पहले अगर से भी वो मुसलमान रहे हैं जिसके और भी बहुत सारे। विरोध में वो लड़ रहे थे, जिसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे, उसके अगेंस्ट तो चलो तो ठीक बात है, उनकी गोद में बैठने के लिए तो नहीं, आप विरोध लोगों ने तो होगा पहले ही ना। गुमराह किया हुआ था, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई ना। आप लोगों ने पहले गुमराह किया हुआ था। सीएए नहीं, का हमने जो क्यों ओरिजिनल गुमराह किया ड्राफ्ट है हुआ था? उसमें कुछ भी जब ऐसा ये नहीं है, ये उनको लगा। सुनो, सत्ता के अंदर अपने फायदे के लिए जो दिल्ली में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया, सबको पता है। जनता ने तकड़ा तमाचा मारा, दिल्ली की जनता ने हिंदू मुस्लिम को नकार दिया। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दिल्ली की सड़कें छानते रहे। दिल्ली की जनता ने तमाचा मारा, भगा दिया ना। हिंदू मुस्लिम नहीं माना ना, दिल्ली की जनता ने काम को माना, केजरीवाल को माना। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए केजरीवाल की देशभक्ति का? केजरीवाल जैसा बंदा पूरे इंडिया में, छोटे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको। जो केजरीवाल ने इन दिनों में दिल्ली में करके दिखाया, पूरे देश के अंदर किसी भी स्टेट की, राज्य की सरकार ने किया हो तो बता दो। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, केजरीवाल के लिए तो बात अभी कंपटीशन ही कोई नहीं है। बिजली पानी की बात नहीं हो रही है। बिजली पानी की बात विमल जी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है, लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा। विमल जी 117 दिन में 33 एमएलए को मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं दिल्ली में, उनको जेलों में डाला जाता है। और इनके बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं सरेआम। अगर आप ना आते तो हम ये कर देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो जन आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनको जेलों में डाल रही है बीजेपी। बीजेपी का एजेंडा देखिए आप क्या है। बीजेपी का एजेंडा मैं आपको क्लियर बताऊं, बीजेपी का एजेंडा है, जिस जनता की बात आप कर रहे हैं विमल जी, जिस जनता की बात आप कर रहे हैं दिल्ली में, हिंदू की पार्टी दिखाकर हिंदुओं के वोट बटोरो। विमल जी बात भी सुन लीजिए, आप बताओ विमल जी बात तो सुनिए। एनआरसी के बारे में मेरे को ये बताओ, एक मिनट सुनो विमल जी, एनआरसी के बारे में मेरे को बताओ। जिस देश के अंदर हर साल बाढ़ें आती हो, पूरे घर के घर, गांव के गांव बह जाते हो, वहाँ एनआरसी की इजाजत कौन कहाँ से लाएगा? जिस देश के अंदर भुखमरी, गरीबी हो, जिनके पास राशन कार्ड तक बनाने का हिसाब नहीं होता, वो एनआरसी की इजाजत लाएगा? ये तो सिर्फ जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, हिंदू हित पार्टी दिखाना, हिंदू के वोट बटोरने, करना कुछ नहीं है। ये क्या है? नागरिक संशोधन। आपको लगता है जनता का ध्यान भटकाना इतना आसान है? मतलब आपको लगता है जनता समझदार नहीं है, वोट समझदारी के साथ नहीं करती, हर पॉइंट मुझे लग रहा है अग्रवाल जी जवाब दें तो बेहतर होगा। आप बताओ मेरे को, सीए इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जो देश हैं, उनके हिंदुओं को आप 2014 तक जो आए हैं दिसंबर, उनको आप नागरिकता दे रहे हो। मुसलमान हटा दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए हम हिंदू ऐसी पार्टी है। नहीं, मुसलमान हटाया क्यों? मुसलमान को जरूरत नहीं है ना, मुसलमान तो पहले से है यहाँ पे। और पाकिस्तान से कौन सा मुसलमान आ रहे हैं इंडिया? पाकिस्तान से कौन सा मुसलमान इंडिया आ रहे हैं? कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये कानून बनाया इसीलिए गया है कि हम तो हिंदू हितैषी हैं, और एनआरसी तुम ला रहे हैं, उसमें हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने तो मुसलमानों को निकालना है। ठीक है, ड्रामा दिखाना, करना कराना कुछ नहीं है। एनआरसी आ रही है, उससे पहले सीए लागू करके भाई हिंदुओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हिंदुओं को तो नागरिकता दे देंगे। जो मुसलमान अपने कागज नहीं दिखा रहे हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे, ये दिखाना चाह रही है लोग। समझिया, टैक्टिस को समझिया। अनिल जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं अपने दोनों विद्वान साथियों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वो बात को हवा में ना लें, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। पाकिस्तान में हिंदू आबादी निरंतर घटती आ रही है, जबकि हिंदुस्तान जी मिल पा रही है आपको? हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार से उत्पीड़न हो रहा होता तो ये आबादी इस प्रकार से बढ़ पाती? कभी नहीं बढ़ पाती। और सीएए में केवल हिंदुओं के लिए प्राविधान नहीं है, उसमें जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब धर्म के लोग हैं। उन सबको जो दिसंबर 14 को यहाँ आने के कि वो कितने दिन यहाँ रहा हो, ये सारी की सारी व्यवस्था उसमें है। दिक्कत ये है आम आदमी पार्टी और जो हमारे दूसरे फैज साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास, अगर पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो जैसा कि हमारे शहजाद विमल जी आप बात तो सुनिए पहले। आप की सदस्यता ग्रहण करेंगे, मैं स्पष्ट कर दूं इनको, हवा में न बात करें, डॉक्यूमेंट पढ़ें और उसमें बताएं कि इस मुद्दे पे हमें आपत्ति है। अब बोलिए आप फैज साहब। अनिल अग्रवाल जी ये बताइए हमें कि जिस वोटर फैज साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
विमल जी, विमल जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आंटी आ रही है। जी आप बोलिए। उनके साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज नहीं मिल पा रही है, आप बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो एनआरसी लाए थे उसका विरोध हुआ, इस बीच में सीए लाया गया। सीए में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान मुस्लिम विरोध में। देखो हम एनआरसी लाएंगे, आपको एनआरसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कागज दूसरी हम आपको नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को ये नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमान में कहीं नहीं लिखा मुसलमानों को, पीड़ित मुसलमानों को भी हम नागरिकता देंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में क्यों ना रह रहे हो, उनको ये नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन बाहर वाले हिंदुओं को नागरिकता देंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए भाई हम तो हिंदू हितैषी हैं, हिंदू वोट बटोरने हैं, लोगों का मेन मुद्दों से बिल्कुल। अनिल जी जवाब दीजिए, जब कानून पहले से था तो संशोधन की क्या जरूरत पड़ी? पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो फिर आधी बात कह रहे हैं। ये केवल हिंदू के लिए नहीं है, ये वहाँ के सिख के लिए भी है, वहाँ के जैन के लिए ये बात नहीं कह रहे अनिल जी, इनका सवाल कुछ और है। उनका प्रताड़ित किया गया है, इसलिए उनके लिए है। अनिल जी सवाल कुछ और है। मुसलमान को फिर प्रताड़ित किया जाएगा, ये मैं आम आदमी पार्टी के सवाल कुछ और है। कहना चाहता हूँ, वो केवल हवा में बातें करते हैं, अर्धसत्य बोलते हैं, पूरी बातें नहीं बताते जनता को, इसीलिए वो लोग ये सब हवा माहौल बनाते हैं। और जहाँ अनिल जी एक बार सवाल, कानून बना हुआ है, ये कोई मतलब राजव के आदमी ने नहीं बताई, ये कानून बन गया है। सीए बी नहीं रह गया, अब बिल नहीं रह गया, सीए हो गया, ये नागरिक संशोधन बिल नहीं है, ये नागरिक संशोधन कानून बन गया है। और हमारे लिए लिखा हुआ है, आप जाइए, मेरे हाथ में सारे कागज हैं, एक बार भारतीय नागरिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ठीक है विमल जी, फैज साहब से संपर्क टूट गया था, फैज साहब से संपर्क टूट गया था, फैज साहब फिर से जुड़ गए हैं। अनिल जी, फैज साहब फिर से जुड़ गए। फैज साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी फैज साहब बोलिए। फिर से लगता है आप हमें सुन पा रहे हैं? पर ये बहस हो रही है, उस व्यक्ति ने यही किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। फैज साहब से लगता है फिर से आवाज उनकी नहीं भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली तो गंगा ना लिया, नहीं तो देशद्रोही थे। जो बीजेपी में आया था गंगा ना लगता है, वो अपना ईमानदार बन जाता है, अगर बीजेपी छोड़ दिया तो देशद्रोही हो जाता है। आ जाए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आपने करोड़ रुपए देके विधायक खरीदा हो, चाहे सांसद खरीदा हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराई हो, लेकिन बीजेपी में आके तो गंगा ना लिया है वो, ठीक है ना। बीजेपी को ऐसी पार्टी बन चुकी है, बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बीजेपी ने जो सौहार्द था, बिल्कुल भाईचारा को सारा खराब कर दिया है पूरे देश के अंदर। हरियाणा में जाट को गैर से लड़ा दिया, राजस्थान में गुज्जर गैर गुज्जर लड़ा दिए, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा लड़वा दिए। बीजेपी क्या, बीजेपी थोड़ी है, बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसे एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, बारी बारी से जवाब ले लेते हैं। जो आपने कहा उसी का जवाब ले रही हूं अभी अनिल जी से। आप रुकिए एक मिनट। अनिल जी आप बोलिए। गंभीर आरोप, जो व्यक्ति बीजेपी का हिस्सा है वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी में नहीं है वो देशद्रोही है। एक गंभीर आरोप आप पर लगा है, आपकी पार्टी पर लगा है, बीजेपी पर लगा है। में है इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई सदस्य बन गया है और वो गलत काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति सही काम करेगा, देश के नियम कानून को मानेगा, वो सबके साथ जैसा व्यवहार होता है उसके साथ भी होगा। और अगर कोई आदमी गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा। फैज साहब से लगता है हमारी आवाज, फैज साहब की आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुझे आवाज मिल रही है। जी अब अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं सिर्फ अनिल अग्रवाल जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो वोटर आई कार्ड को उनकी सरकार नागरिकता का प्रमाण नहीं मानती तो फिर उसी वोटर आई कार्ड के जरिए दी गई वोट से बनी भाजपा सरकार कैसे संवैधानिक हो सकती है? जब वोटर आई कार्ड ये जो मुद्दा आपने उठाया है इस पे बात बहस हो चुकी है, और इस पे अगर हम चर्चा करें तो समय और भी चाहिए था, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। अभी के डिबेट को अभी खत्म करना पड़ेगा। हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, फैज साहब आपका, अनिल अग्रवाल जी आपका और विमल किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमसे जुड़े और अपनी बात आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जवाब तो चाहिए हमें इतना ही। अगले दिन अगले मुद्दे, नए मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आ गया। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।